स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार अपने मैथ्स के इस चैनल जिसका हमारा नाम है मैथ्स विद गर्वित सर में आपका स्वागत है। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी जो नई नई वीडियो हैं वे आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कक्षा 10 का मैथ का एक टॉपिक है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे दो से पहले हम आते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। उससे पहले भी हमें यह पता होना चाहिए कि चर हम कहते किसे हैं। चर वह राशि है जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है या जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो जैसे x, y, z 26 ABCD में से हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण जैसे मान लिया ax प्लस by, नहीं केवल v बराबर 0, जहाँ x एक चर राशि है, मतलब एक अज्ञात राशि है, और a, b ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोई अगर हम न्यूमेरिकली उदाहरण लें, जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2 के बारे में हमें पता है, 3 के बारे में हमें पता है, लेकिन हम x के बारे में कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पर एक अज्ञात राशि है x, मतलब एक चर है x और उसकी घात कितनी है 1, तो इसलिए इसको कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी समीकरण में दो चर हों तो उसको हम कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर कितनी अज्ञात राशियाँ हैं? 1, 2। ठीक, और इनकी घात कितनी कितनी है? 1, 1। ठीक है, तो इसलिए घात 1 है तो रैखिक कहेंगे, दो अज्ञात राशि हैं तो चर कहेंगे। तो इसीलिए इस समीकरण को कहेंगे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हमें जो है कुछ रैखिक समीकरणों का युग्म मिलेगा। युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण, मतलब समीकरणों का एक जोड़ा, जिसको सोल्व करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, या जिसको हम कहते हैं क्या? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। ठीक है, तो इस प्रकार की समीकरणों को सोल्व करने के लिए हम किसी आलेख का सहारा लेते हैं। जैसे ये कहलाएगी हमारी x अक्ष, ये कहलाएगी हमारी y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, और यहाँ पर कोई दो रेखाएं, चूंकि हमें यहाँ पर रैखिक समीकरणों के युग्म को सोल्व करना है तो हमें जाहिर सी बात है कि दो समीकरणें मिलेंगी। मान लेते हैं, माना ये रैखिक जो युग्म है वो ये है, रैखिक युग्म। हमारा जो रैखिक युग्म है वो ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास तीन संभावनाएं बनती हैं। या तो ये रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद का मतलब ये है कि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हो। ठीक है, इस तरीके से ये
ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, तो इन्होंने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा। दूसरी संभावना ये है कि ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी काटे ही ना, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करे ही ना। तो ये तीसरी संभावना ये है कि ये रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढक लें, परस्पर ढक लें। मान लो पहली रेखा जो है हमारी ये है, और जो जिस रेखा को इस रेखा ने ढका, मान लो वो जो है ये है, ठीक है। ये तो हमारे पास जो है तीन संभावनाएं बनती हैं। कब? जब एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, कभी प्रतिच्छेद ही ना करे, एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः परस्पर ढक ले। तो इस रैखिक युग्म की सहायता से हम कैसे ज्ञात करेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, या एक दूसरे को पूर्णतः ढक रही हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने आलेख की विधि से एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसके आधार पर बताएंगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि समीकरणों 2x + 3y = 4 तथा 3x + 2y = 11 को आलेखीय विधि से हल कीजिए, को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब हमारी जो दोनों समीकरण हैं उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो पहली समीकरण है 2x + 3y = 4। ठीक है, ये जो दोनों समीकरण हैं हमारी, इनको जो है हमें आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो पहली समीकरण हमने लिखी और इससे हमने 2x = 4 - 3y, मतलब 3y जो है इधर भेज दिया। ये प्लस का था इधर, तो इधर जाके ये माइनस का हो गया। अब 2 गुणा में है तो इस 2 को 4 - 3y के बटे में ले जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर अब हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 अज्ञात राशियाँ थी, एक x और एक y। y का मान हमको रखना है यहाँ पर, तो x का मान हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान हमको अपनी तरफ से मानना है कुछ ना कुछ, और y का हम ऐसा मान मानेंगे ताकि हमें x का जो मान है वो एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर हम y का मान 2 मानते हैं तो 2 तिया 6, 4 - 6, 4 - 6 कितने बचे? -2, और -2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1। अब हम y का मान रखते हैं 4 यहाँ पर, इस y के स्थान पर, तो 4 तिया 12, और 4 में से 12 गए, कितने बचे? -8, और -8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। कहेंगे माइनस के 4 में से 12 गए, -8, और -8 को जब हम 2 से डिवाइड करा तो आ गया -4। अब हम इस y के स्थान पर रखते हैं -2। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर -2 रखा तो 2 तिया 6, माइनस प्लस 6 और 4 10/2, यानी कि आ गया हमारे पास 5। बस 3 मान ही काफ़ी हैं। उम्मीद ये है कि इन 3 मानों से जो है एक ना एक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अपनी दूसरी समीकरण सोल्व करते हैं। समीकरण जो है हमारी दूसरी वो ये है 3x + 2y = 11। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम
3x बराबर 11 माइनस 2y, मतलब ये 2y इधर प्लस के थे, इसको जो है हमने इधर भेज दिया, तो x बराबर आ गया 11 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे हमने पिछली समीकरण में एक टेबल का निर्माण किया था, इसी सवाल में भी, मतलब इस समीकरण में भी हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। ये x, ये y। ठीक है, अब रखो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान हमको रखना पड़ेगा और x का मान मिलेगा। तो अगर हम y का मान मानते हैं 1, ठीक है, अगर हम y का मान मानते हैं 1, तो 1 दूनी 2 और 11 में से 2 गए 9, और 9 को जब हमने 3 से भाग करी तो आ गया 3। 4, y का मान हम 4 मान लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 11 में से 8 गए 3, y का मान 4 बना, 4 दूनी 8 और 8 में से 11 में से 8 गए तो क्या आया 3, और 3 को जो हमने डिवाइड करी तो आया 1। अब हम y का मान लेते हैं -2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 11 और 4 15, 15/3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें 2 समीकरणें मिलेंगी, उनसे हमें एक टेबल का 2 टेबलों का निर्माण करना है, और उन टेबल से जो बिंदु प्राप्त हुए हमें, ये इनकी सहायता से हम एक आलेख का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक आलेख का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक आध बार अगर आप सवाल करके देखोगे तो ये सवाल जो है आसानी से हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्स, इसको बोलते हैं हम वाई एक्स। यहाँ पर 0 मानते हैं, यहाँ पर 1 मानते हैं, यहाँ पर 2 मानते हैं, यहाँ पर 3 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 मानेंगे, यहाँ पर 3 मानेंगे, यहाँ पर 4 मानेंगे, यहाँ पर 5 मानेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 मानेंगे, यहाँ पर 3 मानेंगे, यहाँ पर 4 मानेंगे, यहाँ पर 5 मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब नीचे को चलना है तो माइनस में, यहाँ पर -1 मानेंगे, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पीछे चलेंगे, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो जो पहली टेबल है हमारी उसकी सहायता से x अक्ष पर -1, y अक्ष पर 2, x अक्ष पर -1 ये रही और y अक्ष पे 2 मतलब ये, तो इनका जो मिलान बिंदु है वो यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये जो बिंदु है ये पड़ेगा -1,2। कौन सा? ये, इसको हम नाम दे देते हैं A। ठीक है, जो दूसरा बिंदु है x अक्ष पे -4 है और y अक्ष पे 4 है, x अक्ष पे -4 है और y अक्ष पे 4 है, मतलब ये इसको भी, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु B। x अक्ष पे 5 है, y अक्ष पे -2 है, तो x अक्ष पे 5 है और y अक्ष पे -2 है, तो -2 जो है 5 ये रहा और -2 ये रहा, तो ये बिंदु पड़ेगा यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं हम बिंदु C। ठीक है, और इन तीनों बिंदुओं A, B, C को मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुई वो रेखा कहलाएगी हमारी पहली रेखा। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। इसी प्रकार हम अपनी दूसरी जो टेबल है उससे एक रेखा का निर्माण करेंगे, मतलब दूसरी वाली रेखा का निर्माण करेंगे। x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पर 1 है, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पर 1,
ये इसको नाम दे देते हैं हम ए डैश। ठीक है, एक्स एक्स पर 1 है, वाई एक्स पे 4 है। एक्स एक्स पर 1 और वाई एक्स पे 4, ये इसको कह देंगे हम बिंदु बी डैश। एक्स एक्स पे 5 है और वाई एक्स पे -2। एक्स एक्स पे 5 है और वाई एक्स पे -2, मतलब ये बिंदु, ये सी बिंदु ही कहलाएगा सी डैश। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो हमारी रेखा बनी, ये एक मिनट, थोड़ी तिरछी होगी ये, तो इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कहाँ काटा? बिंदु सी पर, और ये बिंदु हमारा सी डैश भी है। यही बिंदु हमारा सी है और यही बिंदु हमारा सी डैश है। तो दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ वही क्या कहलाएगा? हमारा रेखा का हल। मतलब जो हमें दो रेखाएं दी थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अतः हम लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 5, -2 और 5, -2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। अतः समीकरणों के हल x बराबर 5 और y बराबर -2, यही क्या हो जाएंगे? हमारे समीकरणों के हल। इस प्रकार हम अपनी किसी भी समीकरण को आलेख विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी ओर बढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। जो हमारी व्यापक समीकरणें हैं, मतलब जो भी सवाल हमको हल करना होगा, उन समीकरणों की तुलना हम अपनी इन दोनों समीकरणों से किया करेंगे। ठीक है, तो इन समीकरणों को हम कहते हैं व्यापक समीकरण, जर्नल इक्वेशन। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन समीकरणों की सहायता से अब हमें ज्ञात करना है कि समीकरण के जो हल हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब वे किस प्रकार के हल होंगे। समीकरण का एक हल होगा, या समीकरण के अनंत हल होंगे, या समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरणें प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरणें समांतर होंगी, समीकरणें संपाती कब होंगी। ठीक है, समीकरण के हल कब संगत होंगे, कब असंगत होंगे। ठीक है, तो इन सभी को ज्ञात करने के लिए जो हमने पीछे आपको 3 कंडीशन बताई हैं, उन्हीं के आधार पर हम इन समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमें 2 समीकरणें दी होंगी, उन समीकरणों की हम इनसे तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर लिया करेंगे। अब यदि a1 बटे a2 मतलब x और y के गुणांक, ठीक, दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का भाग a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2, तब क्या होगा? तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो जो समीकरणों का हल होगा, समीकरणों का हल वो अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा। समीकरणों का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब ये है कि जो समीकरणों का हल है वो केवल और केवल एक होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, मतलब उसके अलावा समीकरण का कोई दूसरा हल नहीं होगा। ठीक है,
और जब समीकरणों का एक हल होगा तो जो हमारी रेखाएं हैं वे क्या होंगी, परस्पर एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। मतलब रेखाएं हमारी जो समीकरणें हैं हमारी समीकरणें क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही होंगी। ठीक है। और जो समीकरणों का हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। समीकरणों का जो हल है, समीकरण या रैखिक युग्म का जो हल है, समीकरण का हल क्या होगा, संगत होगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ज्ञात करना है कि a1/a2 और b1/b2 यदि ये बराबर नहीं है तो तीन चीज़ें वैलिड होती हैं। नंबर एक, जो समीकरणों का हल है वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब आपको पता ही चल गया है कि केवल और केवल एक हल होगा। और समीकरणें प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही होंगी। और समीकरणों का जो हल है वो संगत होगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल हो c1/c2 का, तब क्या क्या होगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तब क्या होगा, तब ये होगा कि समीकरणों का कोई हल, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो समीकरणें जो हैं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही होंगी। मतलब रेखाएं क्या होंगी, जब रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो मतलब एक दूसरे को कभी मिलेंगी ही नहीं वे, मतलब रेखाएं जो हैं समांतर होंगी। मतलब जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो समीकरण का हल होगा वो, जब समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत होगा। समीकरणों का समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि मान लो अगर a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर आ गया c1/c2 के, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो समीकरणें हैं हमारी उनके बहुत सारे हल होंगे। मतलब समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक है। और जब समीकरण के अनंत हल होंगे तो जो हमारी दोनों समीकरणें हैं वे एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काट रही होगी। और काटने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी दोनों समीकरणें हैं उसमें एक रेखा ने दूसरी रेखा को पूर्णतः ढक रखा होगा। और इस प्रकार की जो रेखाएं, मतलब जब रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढक लेती हैं तो उनको बोलते हैं हम समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है। और जो हमारा समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास तीन कंडीशन है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 तो जो हमारा समीकरणों का हल है वो अद्वितीय होगा, समीकरणें प्रतिच्छेदी होंगी और समीकरण का हल संगत होगा। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म समांतर होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर यदि ऐसा है तब समीकरण के अनंत हल होंगे, समीकरणें जो है संपाती होंगी, समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है,
अब हम इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको क्लियर है तो आप इस प्रकार का कोई सा भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई समझ में ना आया तो बताइए। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय इतने इतने के अनंत हल होंगे, ठीक है। तो जो कंडीशन हमने आपको पीछे पढ़ाई है उन्हीं पर आधारित ये सवाल है। तो जो समीकरण निकाय है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। समीकरण निकाय x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x + 6y = 15, ठीक है। इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देंगे। जो हमारी व्यापक समीकरण होती है a1x b1y = c1, a2x + b2y = c2। इधर x का गुणांक कितना है 1 और इधर x का गुणांक कितना है a1, तो a1 का मान हुआ 1। इधर y का गुणांक कितना है v1, इधर y का गुणांक कितना है 2, तो v1 का मान हुआ 2। इधर c1 मतलब अचर पद कितना है c1 और इधर 5, तो c1 का मान हुआ 5। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण के गुणांकों की तुलना भी कर सकते हैं। a2 का मान कितना हुआ 3 और b2 का मान कितना हुआ 6 और c2 का मान कितना हुआ 15, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि समीकरण निकाय के हल अनंत होंगे और अनंत हल के लिए हमें अपनी कंडीशन चाहिए कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये तीनों मान बराबर आ गए तो जो हमारी समीकरण निकाय है उसके जो हल हैं वो अनंत होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2, a1 का मान है 1, a2 का मान है 3। फिर हम b1/b2 निकालेंगे। b1 का मान है 2 और b2 का मान है 6, तो 2 × 2 2 × 6, ये आ गया 1/3। इसी प्रकार हम c1/c2 निकालेंगे। 5/15, 5 × 5 5 × 15 बराबर 1/3। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हुई कि a1/a2 का मान भी 1/3 है, b1/b2 का मान भी 1/3 है और c1/c2 का मान भी 1/3 है। मतलब चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, चूँकि ये तीनों मान आपस में बराबर हैं तो जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अतः समीकरण के हल कैसे होंगे अनंत होंगे। अतः समीकरण निकाय के हल अनंत होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया है उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि निम्न समीकरण निकाय के हलों के बारे में बताइए कि किस निकाय के हल जो है अद्वितीय हैं, किस निकाय के हल अनंत हैं या किस निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, इसमें एक निकाय ये है और दूसरा निकाय ये है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों की जो हमारी व्यापक समीकरणें होती हैं, क्या थी हमारी व्यापक समीकरणें? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। उनसे जो है हम इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो a1x मतलब a1 का मान कितना हुआ 5, b1 का मान कितना हुआ -4, c1 का मान हुआ 8। इसी प्रकार a2x + b2y + c2 = 0, तो a2 का मान हुआ 7, b2 का मान हुआ 6 और c2 का मान हुआ 9। तो अब हम a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना हुआ 5/7, ठीक है। b1/b2 कितना हुआ -4/6 और c1/c2 कितना हुआ 8/-9। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि a1/a2
जो A1/A2 है उसका मान बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो हल कैसा होगा? अतः निकाय का हल कैसा होगा? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसका केवल और केवल एक हल हो। निकाय का जो हल है अद्वितीय होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसकी भी तुलना हमें अपनी व्यापक समीकरणों से करनी है। तो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 का मान मिल जाएगा 6, b1 का मान मिल जाएगा -3, चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस चिन्ह है तो हमें चिन्ह सहित मान लेना है। और c1 का मान कितना होगा? 10। a2 का मान 2 हुआ और b2 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा में 1 मान सकते हैं। तो b2 का मान -1 और c2 का मान हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम a1/A2 ज्ञात करेंगे। a1/A2 ज्ञात करेंगे तो 6/2, 2 तिया 6। ठीक, तो कितना आ गया ये? 3। और b1/B2 ज्ञात करेंगे। b1/B2, b1 का मान है -3 और b2 का मान है -1, तो माइनस से माइनस कटा, 3/1 मतलब कितना हुआ ये? 3। और इसी प्रकार हम c1/C2 ज्ञात करेंगे। तो c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। तो यहाँ पर हमें एक बात स्पष्ट हुई कि जो हमारा a1/A2 का मान है वो भी 3 है और b1/B2 का मान है वो भी 3 है। मतलब a1/A2 बराबर है b1/B2 के। ठीक, और जो हमारा c1/C2 है वो दोनों में से किसी के भी बराबर नहीं है, तो हम लगा देंगे नॉट इक्वल टू c1/C2। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई? ये हमारी सेकंड कंडीशन हुई कि जब a1/A2 बराबर हो b1/B2 और नॉट इक्वल टू c1/C2। तो जो समीकरण है, जो समीकरण निकाय है, उसका कोई भी हल संभव नहीं है। मतलब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और जब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा तो जो हमारा समीकरण निकाय है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा होगा। मतलब जो हमारी समीकरण है वे दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होंगी। ठीक है, और जो समीकरण निकाय है वो हमारा असंगत होगा। ठीक है, तो ये सवाल थे जो इस पे आधारित थे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम जो हमारा समीकरण निकाय है उसको हम बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को कभी भी दबाना ना भूलें। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो हमारी आने वाली वीडियो हैं वे आप तक नहीं पहुंच पाएंगी।